इस्माइल हानिया एक ऐसा शख्स जो इजराइल और अमेरिका के निशाने पर है। हानिया हमास का प्रमुख है और माना जा रहा है कि उसी के इशारे पर दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है, इसीलिए आज वो है हमारा न्यूज मेकर। वो जिसके इशारे पर जल उठा मिडिल ईस्ट, वो जिसके इशारे पर हो गई बमों की बरसात, चलने लगी गोलियां, इजराइल पर हमले के बाद दोहा में खुशी मनाता ये है इस्माइल हानिया। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। वो शख्स जिसके एक इशारे पर हमास कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मारने के साथ मरने को भी इसके लड़ाके तैयार रहते हैं। यही वो शख्स है जिसने इजराइल में खून की नदियां बहाने का आदेश दिया। लेकिन ये इस्माइल हानिया है कौन, ये जानना और हैरान कर देने वाला है। हल्की सफेद दाढ़ी और छोटे बालों वाला यही वो शख्स है जिसने इजराइल में कत्लेआम का आदेश दिया। ये खुद दोहा में एक होटल में रहता है, लेकिन इसके एक इशारे पर हमास के लड़ाके अपने अंजाम की परवाह किए बिना इजराइल में न सिर्फ दाखिल हुए बल्कि वो कयामत बरपाई कि पूरी दुनिया थर्रा उठी। हानिया जो इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ा निशाना है, नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है और इजराइल के विरोधियों के लिए एक बड़ा नाम है। हानिया इतना अहम है कि ईरान के विदेश मंत्री खुद उससे मिलने दोहा पहुंचे। हानिया ऐसा शख्स है जिस पर फिलिस्तीन की सरकार का भी बस नहीं चलता। वो धीरे धीरे इतना मजबूत बन गया कि गाजा पट्टी पर ही कब्जा कर लिया, अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर। हानिया वो शख्स है जिसके पीछे अमेरिका जैसी सुपर पावर और इजराइल जैसी आक्रामक शक्ति है, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रहे। आखिर कैसे इस्माइल हानिया ने अपने दिमाग, अपने साथियों और अपनी प्लानिंग से इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम दे दिया। हैरानी की बात यह है कि कभी शरणार्थी स्कूल में पढ़ा हानिया उसी गाजा पट्टी की सत्ता पर जो एक बार काबिज हुआ तो उसे कोई नहीं हिला पाया। गाजा पट्टी पर उस वक्त इजिप्ट का कब्जा था। उसका परिवार इसी अश्केलोन के पास आकर बस गया, जिस पर हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया था। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। इसके बाद हानिया UN के बनाए स्कूलों में पढ़ा और 1985-86 में हमास के संपर्क में आया। साल 1985, पहला इंतिफादा। जिस वक्त हानिया कॉलेज पास कर रहा था उसी वक्त पहला इंतिफादा हुआ, यानी फिलिस्तीन में इजराइल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन उसी दौरान हुआ। यह प्रदर्शन 1992 तक चला। इस इंतिफादा के बाद ही हमास यासर अराफात के खिलाफ अपना वजूद मजबूत करने में कामयाब रहा। पहला इंतिफादा हमास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। उसमें उसने ये दिखाया था कि अगर पैलेस्टाइन का कोई सही माने पे रिप्रेजेंटेटिव है तो हमास है, और हमास जो है वो इंश्योर करेगा कि पैलेस्टाइन के पास भी अपना देश हो। तो इसलिए जो पैलेस्टीन के लोगों को एक प्रकार से हमास ने यही बताने की कोशिश की है कि ये इंतफादा करके कि हम आपके ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं। हानिया को पहले 1988 में 6 महीने और फिर 1989 में 3 साल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। वहां से उसे लेबनान डिपोर्ट कर दिया गया। इसके बाद हानिया को शोहरत का चस्का लगा।
सितंबर 2000। दूसरा इंतिफादा इजराइल फिलिस्तीन के बीच हो रही बातचीत बेनतीजा रहने के बाद हुआ। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शरोन कुछ और नेताओं के साथ यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में दाखिल हुए, जिस पर फिलिस्तीनी अपना हक जताते हैं। इसके बाद तनाव तब और बढ़ गया जब इजराइल की गोली से कुछ फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इसके जवाब में हिंसक प्रदर्शन में कई इजरायलियों और फिलिस्तीनियों की मौत हुई। माना जाता है कि इन हमलों में भी हानिया का हाथ था। एक एक कर हमास के नेताओं को इजराइल ने मौत के घाट उतारा तो हानिया के हाथ में सत्ता और आती रही। 2005 में हमास के खिलाफ हुए हवाई हमलों में हानिया हल्का जख्मी हुआ तो उसके बाद और मजबूत होता गया। मेरा ख्याल अब वो थक चुके हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू में कहा था कि हम इंतिफादा करेंगे या जो भी कुछ हम करेंगे वी विल यूज़ नॉन वायलेंस, अहिंसा के जरिए जाएंगे, लेकिन हमास की तो ओपिनियन बिल्कुल अलग है। तो मेरा नहीं ख्याल इनका अब वो रुतबा है जो पहले हुआ करता था। जनवरी 2006 में गाजा पट्टी में हुए चुनाव में हमास को जीत मिली और इसका प्रधानमंत्री हानिया को ही चुना गया। गाजा पट्टी में मुख्य फिलिस्तीन से अलग चुनाव होते हैं। इसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन में तनाव और बढ़ गया। 2007 तक फिलिस्तीनी सरकार और हानिया के बीच रिश्ते खराब हुए और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हानिया को बर्खास्त कर दिया। इसके जवाब में हमास ने हथियार के दम पर गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया और अपना राज चलाने लगा। इजराइल के साथ हानिया ने फिलिस्तीन की पार्टी फतेह से भी दुश्मनी ले ली। 2007 करोड़ों डॉलर चंदे के साथ इजिप्ट से गाजा में जा रहे हानिया को इजराइल ने राफा बॉर्डर पर ही रोक लिया, जिसके बदले में हमास के लड़ाकों ने पोस्ट पर धावा बोल दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद हमास के हमलावरों ने फिलिस्तीन के प्रेसिडेंशियल गार्ड्स पर हमला कर दिया। माना जाता है कि हमास के आधुनिक हथियारों से मुकाबला करने के लिए ये गार्ड्स नए हथियार ले जा रहे थे। इसके बाद हमास न सिर्फ इजराइल बल्कि फिलिस्तीन की सरकार के भी निशाने पर आ गया। सात अक्टूबर को हुए हमले में हमास ने ऐलान कर दिया कि वो इजराइल से टकराव को अब अगले पायदान तक ले जाना चाहता है, यानी ऐतिहासिक खून खराबे की तरह। इजराइल ने अपने जवाब में गाजा पर बेतहाशा हमले किए हैं। हमास के हमलों से न केवल सरकार बल्कि जनता भी हिल गई और हमास ये जताने में कामयाब रहा कि फिलिस्तीन का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। इससे सऊदी अरब जैसे दूसरे अरब देशों के इजराइल से बेहतर होते ताल्लुकात भी फिर तनाव में आने लगे हैं। सबसे बड़ी चिंता उन लोगों की है जिन्हें हमास ने बंदी बना लिया है। बंधकों में इजराइल के साथ विदेशी लोग भी हैं। इजराइल ने हमले के कुछ ही घंटों बाद आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान भी कर दिया। אנחנו מגייסים לישראל תמיכה בינלאומית כבירה. נפגשתי היום עם מזכיר המדינה של ארצות הברית. אנחנו מבטיחים את המשך המלחמה עם עוד תחמושת שמגיעה לארץ, עוד אמצעי לחימה. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו נביא ניצחון. זה ייקח זמן. इजराइल ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन आयरन सॉर्ड्स यानी लोहे की तलवार का नाम दिया, जिसका मकसद था हमास का खात्मा। और ऐसा खात्मा कि हमास ना तो अपने लड़ाके जुटा पाए और ना ही दोबारा सरकार चलाने में कामयाब हो सके। इजराइल ने गाजा पट्टी में ईंधन, पानी, बिजली और बाकी सामान रोकने के लिए नाकाबंदी कर दी।
इजराइल ने साफ किया है कि वो हमास को पूरी तरह मिटाकर दूसरे किसी आतंकी संगठन को भी खत्म करने का इरादा रखता है। इसीलिए इस बार इजराइल सटीक निशाने से ज्यादा हमास के ठिकानों को ज्यादा नुकसान पहुंचाने में लगा है। यही वजह है कि आमतौर पर अपने दुश्मनों को ड्रोन या हवाई हमलों से किसी दुश्मन पर निशाना लगाने के बजाय ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। हानिया फिलहाल दोहा में है और उसको नुकसान पहुंचाना मुमकिन नहीं होगा। तो ऐसे में इजराइल हमास की कमर तोड़ना चाहता है और इसी दौरान अस्पताल पर गिरे रॉकेट से हालात एक बार फिर बिगड़ने लगे। एक देश है जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो, ईरान है, क्योंकि ये हमास को और हिजबुल्लाह को ईरान ने ही मदद दी है और इतना बड़ा इनको बनाया है। मगर ये भी सच्चाई है कि आज अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप और 15 से 20 शिप्स आज मेडिटेरियन में हैं और वो एक मैसेज पास कर रही हैं ईरान और दूसरे देशों को, अगर आपको इस लड़ाई के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिलहाल इसके अंदर कोई दूसरे देश अभी नहीं आएंगे। अगर कुछ हो सकता है तो हिजबुल्लाह, हूती ग्रुप, आईएसएस ये जरूर आएंगे। हानिया के साथी याह्या सिनवार गाजा पट्टी में हमास का अहम चेहरा। इसी ने हमास सिक्योरिटी सर्विस मस्द की स्थापना की। 1988 में इजराइल में इसे उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन इजराइल के सैनिकों के बदले इसे छोड़ दिया गया। मोहम्मद दाइफ, हमास के सैन्य विभाग इज़्ज़ुद्दीन अल-कस्साम का प्रमुख। इसके बारे में कम जानकारी है, यहां तक कि इसकी एक ही तस्वीर दुनिया के पास है। साल 2000 में इसे इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन दूसरे इंतिफादा के दौरान यह कैद से भाग निकला। 2002 में एक जानलेवा हमले में दाइफ की एक आंख चली गई। इजराइल का दावा है कि इसका एक हाथ, एक पांव भी इस हमले में चला गया था और दाइफ ठीक से बोल भी नहीं पाता। मारवान इस्सा, दाइफ का दाहिना हाथ। 2011 तक किसी को मालूम ही नहीं था कि ये कैसा दिखता है। एक तस्वीर आने के बाद ही पता चल पाया कि आखिर इस्सा का चेहरा कैसा है। खालिद मेशाल को हमास के संस्थापकों में से एक माना जाता है। 1997 में मोसाद ने जॉर्डन में एक जहरीले इंजेक्शन से इसे मारने की कोशिश की। जॉर्डन को साजिश का पता चलते ही उसने इजराइल से जहर का एंटीडोट मांगा। बेहद दबाव के बाद इजराइल ने एंटीडोट दिया और मेशाल की जान बच गई। इजराइल के निशाने पर एक बार फिर मेशाल होगा। महमूद अल-ज़हार, हमास का बड़ा नेता और पूर्व विदेश मंत्री ज़हार पहले भी इजराइल के निशाने पर आ चुका है। ज़हार की धमकी है कि इजराइल तो पहला निशाना है, जल्द ही पूरी दुनिया पर हमास का कब्जा होगा। इससे ये अंदेशा होता है कि हमास और इजराइल के बीच चली आ रही जंग और भी बढ़ सकती है। ये चिंगारियां सिर्फ गाजा पट्टी ही नहीं, कई दूसरी जगहों को भी झुलसा सकती है। वर्ल्ड वॉर 3 का अभी तो खतरा नहीं है, लेकिन अगर ईरान पूरी तरह से अभी झुलस गया और उसके अगेंस्ट खतरनाक हमले हुए तो हो सकता है कि ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट में छिड़ जाए। फिर
उसके बाद रशिया किस साइड में आएगा, चीन किस साइड में आएगा, उस हिसाब से जंग फैलती जा सकती है। इस जंग के बढ़ते दायरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान, चीन और रूस काफी हद तक इजराइल के बजाय फिलिस्तीन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जबकि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश इजराइल के साथ, खास तौर पर निगाहें ईरान की तरफ उठ रही हैं। माना जा रहा है कि ईरान ने ही हमास का साथ दिया था। अब अगर इस जंग में ईरान आता है तो फिर उसका अंजाम और भयानक हो सकता है, क्योंकि इससे दुनिया और भी बढ़ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल, तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं और अभी तक जो बाकी देश हैं वो वोकल सपोर्ट, चीख चिल्ला के समर्थन देंगे पैलेस्टाइन को या इजराइल को, लेकिन कोई इसमें शामिल नहीं होना चाहेगा। अमेरिकियों ने अपने नेवल बैटल ग्रुप्स वहां भेज दिए, लेकिन पानी के जरिए, समुद्र के जरिए वो हमला नहीं करेंगे। वो सिर्फ शो ऑफ फोर्स है ईरान को बताने के, टाइगर बस अब खामोश हो जा, नहीं तो इतना मारेंगे कि तू जिंदगी भर याद रखे। अमेरिका और रूस यूक्रेन में सामने आ चुके हैं। अब रूस फिलिस्तीन संकट में भी अमेरिका के सामने खड़ा होने की तैयारी में है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मिडिल ईस्ट से उठी ये चिंगारी करोड़ों लोगों को झुलसा सकती है। रूस एक बड़ी शक्ति है और यूक्रेन युद्ध का लंबा खिंच जाना ये बताता है कि उसने अपनी तरफ से भी काफी तैयारी की हुई है। अमेरिका एक और मोर्चे पर रूस से शायद भिड़ना ना चाहे। हमास के हमले से शुरू हुई ये जंग अब धीरे धीरे हिजबुल्लाह, हूती और ऐसे ही दूसरे लड़ाकों को देख सकती है, जो किसी देश की सेना भले ही ना हो, लेकिन उनके इरादे किसी देश के जैसे ही हो सकते हैं।